बच्चों ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन अब आज अपन देख लेते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ए का एक्सेलेरेशन पूछा गया, बट अपन सारी चीज़ें निकालेंगे, टेंशन वेंशन किस दस्ते में कितना टेंशन होगा, क्या चीज़ होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा लिख लेते हैं। जो ए है ना, ए का मास इन्होंने दिया हुआ है 2 किलोग्राम। बी जो है उसका मास बोला है कि 4 किलोग्राम ले लो। सी का मास ले लो 2.75 किलोग्राम, तो ये ले लिया, कोई बात नहीं। अब इस पर यहाँ पर एक्चुअली जब ये दिया हुआ है, ऐसे एक काम करते हैं, इस डायग्राम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास अब टेंशन बनाने की बारी आई। तो टेंशन जब अपन बनाते हैं यहाँ पर, तो टेंशन कैसे बनाएंगे, इस पे मान लेता हूँ कि इस पे टेंशन कितनी आ रही है, इस वाले पार्ट में टेंशन आ रही है टी। तो यहाँ वाले इसको रेड से बनाते हैं, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ वाले पार्ट में टेंशन आ रही है टी, तो इधर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी टी हो जाएगी, इस पुली में भी यहाँ पर टी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं जिन जिन की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी टी हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट में कितनी हो जाएगी, 2t हो जाएगी, और इस वाले पार्ट में भी कितनी होगी, 2t हो जाएगी, और इस वाले में भी 2t। तो मैंने यहाँ पर और इस वाले के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ बना दिया। यहाँ 4t कैसे होगी, क्योंकि ये पुली जो है ऊपर 2t लग रहा है, तो नीचे 4t लगेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट। तो मैंने यहाँ पर 2 kg, 4 kg और सी के लिए बनाया। अच्छा, इस पे मास भी लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा, तो इसके लिए mg तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.75g। ठीक है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है 4g, और इस पे लग रहा है नीचे की तरफ 2g। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये मास लिखे हैं मैंने, ये वेट लिखा है इनका। अब बात आती है इनके एक्सेलरेशन को काउंट करने की। तो इनका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो मानना पड़ेगा। तो एक बार देखो, ये जो पुली है ये तो रुकी हुई है, क्योंकि रुकी हुई क्यों है, क्योंकि ये रिजिड सरफेस से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, इसके इस पॉइंट का भी ज़ीरो, इस पॉइंट का भी ज़ीरो। अब ये जो दोनों पुलीज़ हैं, ये वाली पुली, ये वाली पुली और ये वाली पुली, इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग। तो अब मान लेते हैं कि ए जो है लेटेस्ट से कि ऊपर जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है A1 से। बी मान लेता हूँ कि नीचे आ रहा है A2 से, और इसको भी मैं मान लेता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है A3 से। ठीक है, अब जो ये पुली बची हुई है इसके बारे में ये देखो, ये फिक्स नहीं है, इसका जो सेंटर है वो किसी रिजिड सरफेस से फिक्स नहीं है। इसका मतलब इसको, इसका कोई ना कोई एक्सेलेरेशन होगा। अब इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, अब ये सेंटर जो है इस वाली पुली का, इस वाली पुली का जो सेंटर है, अगर मैं बात करूं, तो इस पुली का जो सेंटर होगा, यहाँ पर जो ये पुली दे रखी है, इस पुली का सेंटर, इस पुली की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये ई वाली पुली जो अपने को दे रखी है, ई से ऊपर वाली, तो ये वाली पुली जो है इस पर का सेंटर किसी भी फिक्स रिजिड सरफेस से नहीं जुड़ा है, तो इसलिए इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका भी एक्सेलरेशन अपन कहाँ मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं A4, है ना। अब ये जो पहली वाली रस्सी है, ये जो तो ये जो A2 दिया हुआ है ना, इस A2 A4 मैंने मान लिया, सॉरी। अब एक काम करते हैं, बारी बारी से इनके लिए कंस्ट्रेंट लिखते हैं। तो लेटेस्ट से ये वाली रस्सी में मान लेता हूँ स्ट्रिंग 1, और जो ये वाली रस्सी दी हुई है इसको मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के लिए कंस्ट्रेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग 1 के लिए मैं कंस्ट्रेंट लिखना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग 1 के लिए कंस्ट्रेंट लिखते हैं, तो देखो इस पॉइंट से शुरू करते हैं, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू करते हैं। तो सी वाली जगह से शुरू कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट जो होगा ये बन जाएगा माइनस का, अच्छा ये A4 A3 है, मैंने A3 माना हुआ है इसको, ये A3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस का A3 ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पर अभी इस जगह की बात करें तो कितना हो जाएगा, प्लस का A4 प्लस का A4, ये वाला पॉइंट भी, और इस जगह पर अगर देखेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई है कि ये यहाँ पर इस तरीके से कंसिडरेशन में ले लेते हैं। A3 हमारे पास ले लिया, जीरो हमने ले लिया है, प्लस का A4 हमने ले लिया है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है लेंथ की बढ़ रही, तो यहाँ पर A3 बराबर माइनस का, या ये वैल्यू हमारे पास बाई 2, और ये A4 निकल कर आ जाएगी। एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल कर आ गई। अब स्ट्रिंग 2 के लिए कंस्ट्रेंट लिखता हूँ मैं। अब स्ट्रिंग 2 के लिए कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ, तो वो कहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से शुरू हो रही है।
इस जगह से शुरू होते होते इस जगह से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। अब स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो देखो सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए लिखता हूँ मैं, तो मैं ए से शुरू कर रहा हूँ, ए से, तो ये बनेगा -A1, इस जगह पर 0, ये 0, उसके बाद ये यहाँ पर भी A2 नीचे आएगा और इस जगह पर भी A2 नीचे आएगा, तो प्लस का A2 प्लस का A2 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर माइनस का A4, है ना, क्योंकि ये अंदर की तरफ है रस्सी के अंदर, तो बराबर 0। तो हमारे पास हो गया 2A2 माइनस A1 बराबर A4। अब एक काम करते हैं, जो ऊपर A4 की वैल्यू निकाली ना उसको यहाँ रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास A1 बराबर A4। A4 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का A3 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बनेगा तुम्हारे पास 4, अगर अपन देखें यहाँ पर बनता है 4A2 माइनस 2A1 प्लस A3 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन, तीनों एक्सेलेरेशन के बीच में एक रिलेशन निकल कर आ गया। मैंने डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की अपने हिसाब से कंसिडर की है, अगर गलत कंसिडर करी होगी तो आंसर जो आ जाएगा उसमें नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रेंट वाला पार्ट, अब हमें लिखना है NLM वाला पार्ट, है ना। तो NLM वाला पार्ट अपन चेक करते हैं कि NLM वाले पार्ट में कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ C के लिए, है ना, तो यहाँ पर 4C, अगर मैं C के लिए लिखूँ इक्वेशन तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 2.75G, उसके बाद माइनस नीचे आ रहा है तो नीचे वाला एक्सेलेरेशन, नीचे वाला 4 ज़्यादा होगा, ये डिवाइडेड बाई 2.75A3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसके बाद 4 यहाँ पर देखते हैं अपन B के लिए, 4B, तो B के लिए देखें सबसे पहले। अब B के लिए इसमें देखें तो B भी नीचे की तरफ माना है अपन ने, तो क्या बनेगा 4G माइनस 4T बराबर हो जाना चाहिए 4A2, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ये भी एक इक्वेशन तीसरे नंबर की आ गई। अब C के लिए, अब की लिखते हैं A के लिए, 4A, तो A के लिए लिखोगे तो A के लिए क्या आएगा, ये A तो ऊपर जाता हुआ माना है हमने, तो 2T माइनस, मैं कैसे डायरेक्शन ले रहा हूँ, जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ हर ब्लॉक के लिए। जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। या तो मैं ऐसे बोल सकते हैं, अगर एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, 2G बराबर 2A1, ये यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमारे पास होगी 4th नंबर की इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है ना उसके हिसाब से अपन इक्वेशन नंबर 1 में A1 A2 और A3 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ना। तो यहाँ पर फ्रॉम, है ना, तो हम क्या करते हैं, पुट A1 A2 एंड A3 वैल्यू इन नंबर 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप पुट कर देते हैं फ्रॉम 2 3 एंड 4, तो अब देखो यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन ये कुछ ऐसी दी हुई है। अब इसमें वैल्यूज़ में पुट करूँगा तो कैसे पुट करूँगा, देखो ये वाली इक्वेशन मेरे पास दी हुई है, ये इस तरह की, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको एक काम करते हैं यहाँ नीचे एक बार और लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें सारी वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4A2 की वैल्यू लिखता हूँ। तो 4A2 की वैल्यू अगर तुम लिखोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा यहाँ पर 4G माइनस 4T और बराबर 4G माइनस 4T, है ना। मैंने 4A2 की वैल्यू यहाँ से सेकेंड 2 से लिख दी, माइनस 2A1 की वैल्यू देखो ऊपर भी है, 2A1 की वैल्यू ये लिखी हुई है A1 के लिए, तो ये बन जाएगा 2T माइनस 2G। तो ये 2A2 की, A3 के लिए लिखें तो ये बन जाएगा G, देखो A3 के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ 2.75 को इधर डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा G माइनस T डिवाइडेड बाई 2.75, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर
0। इस तरीके से अपन ने ये लिखी। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अपने पास देखो g वाली टर्म्स एक साथ लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 4g माइनस 4t माइनस 2t प्लस 2g, है ना, प्लस g माइनस t पॉइंट 2.75 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पर बन जाएगा कितना, 7g। ये तो यहाँ 7g बन गया और इधर ये बन गया है 6t माइनस टी। अब एक्चुअली ये जो 2.75 होता है ना, 2.75, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 प्लस 34, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 11/4 बराबर 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 7g माइनस 6t, ये बनेगा 4t/11। 4t/11 ये हो गया 0 के बराबर। ठीक है, 11 को दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सोल्व करते हैं अपन तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अगर अपन बात करें इसको तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखना अब क्या बनने वाला है मेरे पास, इधर बना देते हैं। तो ये 7g, तो 7g, अब 11 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 77g माइनस 60 और माइनस 4t इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास होने वाला है। तो ये क्या बनेगा, 77g और ये इधर आ जाएगा 70t। तो t की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास वो आएगी 77g डिवाइडेड बाई 70। तो 77g की वैल्यू 10 लिख देते हैं और ये 70 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 11, यानी कि t की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 11 न्यूटन। तो t तुम्हारे पास जो आया वो तो आ गया 11 न्यूटन। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, हमें किसकी निकालना था, एक्सेलरेशन ए का निकालना था। तो एक काम करते हैं अपन, ए के लिए जो फोर्थ इक्वेशन बनाई है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो फोर्थ इक्वेशन जो थी मेरे पास वो ये वाली थी, ये वाली मेरे पास फोर्थ इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। फोर्थ इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर देता हूँ। यहाँ पुट कर रहा हूँ तो अब देखना कितना बनेगा, 22 माइनस 2g बराबर 2a1। तो 22 माइनस 20 बराबर 2a1। तो a1 कितना आ गया यहाँ पर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी थी वही है। तो a1 की डायरेक्शन कहाँ मानी थी हमने, ऊपर की तरफ मानी थी। तो इसका मतलब a1 कहाँ पर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये कहाँ पर है, अपवर्ड वाली डायरेक्शन में ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब a1 पता लग गया तो a2 भी पता लगाया जा सकता है। तो a2 के लिए अपन थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, है ना। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, देखो a2 में जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी वो ये वाली थर्ड इक्वेशन हमें दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये थर्ड इक्वेशन मेरे पास इस जगह पर दी हुई है, तो थर्ड इक्वेशन में यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो थर्ड इक्वेशन देखो, इस थर्ड इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ टी की। तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा 4g, इसको मैं मान लेता हूँ कितना है, 4g मतलब 40 माइनस टी की वैल्यू 11 थी तो ये 44 हो गया बराबर 4a2 हो गया। तो कितना हो गया, माइनस का 4 और 4a2। तो a2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमने a2 कहाँ माना था, नेगेटिव आया, इसका मतलब a2 कहाँ माना था हमने, नीचे, जबकि a2 कहाँ होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, a2 बराबर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बात आती है a3 निकालने की। तो a3 जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो a3 के लिए कंस्ट्रेंट की इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ये रही कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन यूज़ करके इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ये यहाँ पर अपने पास आ जाएगी a2 की इक्वेशन। तो यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो 4, a2 की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना जो तुम्हारा आंसर आया ना उसके हिसाब से पुट करना। तो ये -1 -2 a1 कितना आया, ये आया है, और प्लस a3, तो a3 तुम्हारे पास आया है 0।
तो ये तुम्हारे पास -4 -2 और ये कितना आ गया प्लस का A3 बराबर 0। तो A3 जो तुम्हारे पास आया वो कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि इसको अपन ने पॉजिटिव आया है तो कहाँ माना था A3 नीचे। इसका मतलब क्या हो गया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका पूरा सॉल्यूशन निकल कर आया है ना। तो ये यहाँ पर अपने पास इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आई है। ये देखो ये इसका ये पूरा सॉल्यूशन जो अपन ने किया है वो ये इस तरह का कुछ सॉल्यूशन इसका बना है। ठीक है, चलो तो मुझे लगता है शायद समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और रिपीट कर लेना इसको। ठीक है, फिर देखते हैं मैं कुछ और क्वेश्चन और अपलोड करूँगा। और ये एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन लिया है मैंने। एक्सरसाइज 3 का लेवल 2 का एडवांस का शायद क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, और बताना कि ऐसे क्वेश्चन मैं दोबारा अपलोड करूँ या नहीं करूँ, ये भी मुझे कमेंट में बता देना एक बार।